चलो मालिक, अब जरा देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या जो हमने करे बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में वैसे ही आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 मई 18 में आया था फॉर 5 मार्क्स। मिस्टर बधरी, वैसे तो BAD आ रहा ही आना चाहिए था, अब ये बधरी है। बधरी सेंट गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। दिसंबर 2 sent goods to customer on sale or return basis at cost plus 25%, कॉस्ट का 25, सेल का 20%, रुपीज 80,000। तो 80,000 का माल 2 दिसंबर को भेजा है। ठीक है सरकार, लिखते हैं। यस मैंने एंट्री कर ली। डेटर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000 रुपए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये एंट्री हो गई 2 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या बोलते हैं? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 35,000। एंट्री करेंगे? यस सर बिल्कुल करेंगे। सेल्स रिटर्न की करेंगे या रिवर्सल की करेंगे? तो मालिक के आंसर रिवर्सल की करेंगे। तो जो एंट्री अभी की थी वो थी ट्रेड रिसीवेबल या डेटर डेबिट टू सेल, पलट दो तो एंट्री हो जाएगी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल विथ सेलिंग प्राइस। जिस मुंह से एंट्री की थी उसी से रिवर्स करना है। तो मालिक एंट्री हो गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ऑब्लिक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 35,000 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। अब और देखें आगे क्या होता है। सर 17 दिसंबर को रिसीव लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल रुपीज 35,000 अगेन। अरे वाह, 35,000 का अप्रूवल मिल गया। 35,000 का अप्रूवल मिल गया मतलब इसकी एंट्री करेंगे? क्यों करेंगे, कर तो चुके हैं। हम तो जब माल भेजते हैं तभी एंट्री कर देते हैं। तो आज जब उसकी अप्रूवल आई तो हम बोलेंगे बॉस कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यही अप्रूवल ज्यादा या कम प्राइस पे आता तो हमें एंट्री पास करना पड़ती। तो चलो नोट लिख देते हैं। तारीख क्या है? 17 दिसंबर। क्या लिखा मालिक? सिंस बी ऑलरेडी पास्ड सेल्स एंट्री एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, therefore if customer give his acceptance, give his approval, give his consent, no entry is required on 17th of December। ये वही तारीख है जिस दिन उसने अपने को अप्रूवल दिया था। चलो मालिक 17 दिसंबर भी हो गई। तो आगे बोलते हैं 23 दिसंबर गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। 15,000 रुपए का अप्रूवल आना बाकी है। सरकार 1 मिनट रुको ना। 35 प्लस 35 प्लस 15 ये तो 85 होता है, और जबकि मैंने तो 80,000 की इनवॉइस का माल भेजा है। सरकार क्वेश्चन में गलती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। बताओ ऐसे लोग बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या खा के बैठते हैं, सस्ते नशे, है ना। अब क्या करें? कोई एक ही तरीका है मेरे पास। या तो मैं एक काम करता हूँ 80 को 85 कर देता हूँ तो फिर टैली हो गया 35 प्लस 35 प्लस 15, या फिर जो अभी 35 का सेल हुआ है उसको मैं 35 ना मानते हुए 30 मान लेता हूँ तो भी काम चल जाएगा। छड्डो ना सर, आप तो सेल्स को 85 कर दो। लो मैंने सेल्स को 85 कर दिया मालिक। तो अब हमारा क्वेश्चन वैल्यू वाइज मैच करेगा। और ये गलती भैया मैंने नहीं, ICAI ने करी है मई 18 के क्वेश्चन पेपर में। अब बताओ क्या कर सकते हैं? इन्विजिलेटर आया होगा और उसने ठीक करवा दिया होगा। अभी मैं आपका इन्विजिलेटर हूं, मैं ठीक करवा रहा हूं। अब मालिक एक गलती और भी है। यहां पे लिखा है 23 दिसंबर। भैया 23 दिसंबर को कौन सा ईयर एंड होता है? तो एक्चुअली ये दिसंबर 23 नहीं है बल्कि ये 31 दिसंबर है। कि भैया 31 दिसंबर को हमारे कस्टमर से 15,000 रुपए का अप्रूवल अभी भी नहीं आया, मतलब रिजेक्शन भी नहीं आया और अप्रूवल भी नहीं आया। तो ये क्या है सरकार? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। पहले एंट्री क्या करेंगे सरकार? पहली एंट्री होगी सेल्स रिवर्स करने की, और दूसरी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर वैल्यू करने की। तो मालिक मैं एंट्री कर रहा हूं। हाँ जी मालिक, तो हमने क्या एंट्री कर ली? सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए। और नरेशन में क्या लिखा? रिवर्सल ऑफ सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नो कंसेंट रिसीव्ड बाय द क्लाइंट। अब ये तो हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एंट्री होगी इन्वेंट्रीज। तो क्या एंट्री होगी मालिक? इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अमाउंट कॉस्ट प्राइस विच इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। अमाउंट आ गया 12,000। मैंने 3 तरीके से आपको करा। पहले एक बार माइनस का 20%, फिर अभी लिखा 100/125 और अब लिख रहा हूं इंटू 80%। तीनों का मतलब कैलकुलेशन में सेम है। ठीक है सरकार, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है
जो आपके एग्जाम में आया वो है नवंबर 18। चलो यार दोस्त, जल्दी से इस क्वेश्चन को और कर लें। नवंबर 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे एग्जाम में इस मेथड के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे अपनी आखिरी जो 2 मेथड्स हैं छोटी छोटी, बस उस पर। मिस्टर गणेश sent out goods on approval to few customers, गौर फरमाइएगा जज साहब, few customers, and includes the same in the sales account, ठीक है। On 31st March 18 the trade receivable balance stood at rupees 75,000। 31 मार्च यानी ईयर एंड पर हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेटर खाते का बैलेंस 75,000 था, which includes rupees 6,500 goods sent on approval against which no intimation was received during the year। मतलब क्या हुआ, ये वो हैं जिनका अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो अभी हम दृढ़ता के साथ नहीं बोल सकते कि कल ये माल रखेंगे या नहीं, और जब रखेंगे तब सेल मानेंगे ना सरकार, अभी कैसे सेल मान सकते हैं। तो अभी मुझे चाहिए कि मैंने इनको जो जबरदस्ती सेल में और डेटर में शामिल कर रखा है उन्हें वहां से बाहर निकालें। तो ईयर एंड पर इस 6,500 की सेल्स का रिवर्सल होगा और एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एंड द अमाउंट इज 6,500। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिवर्सल ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर बट नॉट येट अप्रूव्ड। दीज गुड्स वर सेंट आउट at 30% above cost price and were sent to Mr. Aditya and बक्की राम। वाह यार, गणेश हैं, आदित्य को माल भेज रहे हैं, बक्की राम को भेज रहे हैं। अच्छा, अमाउंट जोड़ना है 3900 प्लस 2600, तो 3,000 2 5,000 6,500। ओके, ये 6,500 का ब्रेकअप है कि भाई 6,500 का माल जिसका अप्रूवल नहीं आया था वो किस किस को भेजा था, एक थे आदित्य और एक थे बक्की राम। तो चलो सरकार यहां पे उनका नाम भी लिख दो ना, लिख देता हूं, आदित्य और बक्की राम। ओके, अब सरकार माल भेजा था कॉस्ट प्लस 30% पे, तो जिस पे परसेंट लग बोलते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं, तो लेट द कॉस्ट इज 100, तो प्रॉफिट देयर ऑन इज 30, 100 का 30% 30, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट 100 प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 130, तो मालिक ये 6,500 130 के बराबर हैं, तो 100 के बराबर क्या, तो सरकार 6,500 डिवाइड बाय 130 इंटू 100, ये आता है 5,000, और ये 5,000 क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे ग्राहकों के पास ईयर एंड पे बिना बिका पड़ा है, ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, तो उसको सर किताबों में लाना पड़ेगा। चलो लाते हैं। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बीइंग इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर नॉट अप्रूव्ड टिल ईयर एंड वैल्यूड एट कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है, तो 6,500 डिवाइड बाय 130 इंटू 100 दैट कम्स टू 5,000। इस एंट्री के बाद, यस मालिक, इस एंट्री के बाद अब मेरे जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जो मेरे डेटर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं सरकार आगे। मिस्टर आधिया सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2018 को। साहब आदित्य ने जो आदित्य बोले क्या बोले, इनका नाम ही समझ नहीं आ रहा, बक्की राम आथिया। मिस्टर आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 18 एंड मिस्टर बक्की राम रिटर्न गुड्स ऑन 15 अप्रैल। ये पूरा वही तो क्वेश्चन है जो अपन ने मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देखा था। हाँ, ये अपने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही तो हो गया। तो सरकार अब ये पहली बात तो हो गई कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 31 मार्च 18 यानी 17-18 तक 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आया था, तो हमने इसको सेल्स रिवर्स कर दी थी, यानी अब माल हमारा है और हमारी किताबों में है, यानी सेल्स रिवर्स हो चुकी है, और अब ये दोनों मिस्टर आदित्य और बक्की राम हमारी किताबों में एज ए डेटर नहीं है। तो जब आदित्य ने अप्रूवल दिया तो अब हम वापस से सेल की एंट्री करेंगे। जब माल भेजा था तब डेटर बढ़ाए थे, सेल बढ़ाई थी। 31 मार्च को ईयर एंड पे सेल रिवर्स कर दी, डेटर
रिवर्स कर दिए और अब वापस से जब उसने अप्रूवल दे दी तो वापस से सेल बढ़ेगी और डेटर भी बढ़ेंगे। तो एंट्री होगी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 25 अप्रैल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, और साहब ये आदित्य जी का अमाउंट था 3,900। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? सिंपल, गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर। ये एंट्री मालिक हमने आदित्य कर ली, लेकिन बक्कीराम की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बक्कीराम की सेल्स रिटर्न हम ऑलरेडी 31 मार्च को कर चुके हैं, और अब जब फिजिकली माल वापस आएगा तो बस माल फिजिकली हम रिसीव कर लेंगे, बाकी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो एक नोट लिख देते हैं, नो एंट्री फॉर रिटर्न बाय मिस्टर बक्कीराम एज बी ऑलरेडी रिवर्स्ड सेल ऑन 31 मार्च 18। ठीक है सरकार, अब आगे बोले, क्या बोल रहे हैं? मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18 and show also the entry to be made during April 18. Value of closing inventory on 31st March 18 was rupees 50,000. अब मुझे बेटा ये बताना है कि बैलेंस शीट में मेरे डेटर और मेरा स्टॉक किस प्रकार अपीयर होगा और किस वैल्यू पर अपीयर होगा। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। बताओ मालिक, डेटर और स्टॉक दोनों आते कहाँ पे हैं? तो सरकार करंट एसेट्स में आते हैं। तो बैलेंस शीट में असेट साइड करंट एसेट्स, और उसके अंदर तो मालिक बैलेंस शीट में समझ रहे हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, डेटर में एक डेटर ऐसे शामिल हैं जिनको हमने एक्चुअली माल बेचा नहीं क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। बुक वैल्यू ऑफ डेटर थी 75,000, तो 75,000 माइनस 6,500 तो कितना आ गया? 68,500। अब उनके पास जो माल पड़ा था वो हमारा स्टॉक है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक माना चाहिए। तो मेरे पास 2 क्लोजिंग स्टॉक हुए, एक जो प्रोमाइसेस में पड़ा है और एक जो कस्टमर के पास पड़ा है। जो कस्टमर के पास पड़ा है उसकी सेलिंग प्राइस 6,500 थी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट वैल्यू होगा, तो चलो कॉस्ट वैल्यू करते हैं। तो इन प्रोमाइसेस 50,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन और लाइंग विद कस्टमर एट कॉस्ट 5,000, तो टोटल कितना हो गया? 55,000। ये हो गए सरकार आपके 5 मार्क्स कंप्लीट। और अब हम अगली मेथड पे डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर के साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा और ये चैप्टर्स आपकी झोली में पूरे 5 मार्क्स डाल देगा। ऑल्दो मैं बहुत सर्टेन हूं कि एग्जाम में पहली मेथड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी नॉलेज के लिए तो सरकार अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो नॉलेज के लिए ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑल्दो एग्जाम में यहां से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मालिक एक बात सोचो, अगर मैं खूब सारे ट्रांजैक्शन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे कर रहा हूं, ठीक है, और लगातार मेरी माल रिटर्न आ रहा है और मैं बार बार सेल्स रिवर्स कर रहा हूं। अब सरकार ऐसा नहीं है, मैं जब यहां अकाउंट्स कर रहा हूं तो यही अकाउंट्स मेरे जीएसटी में जाते हैं, यही अकाउंट्स मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, और मैं इतनी फ्रीक्वेंटली जब रिटर्न दिखाऊंगा तो मेरे पास 50 सवाल उठेंगे कि भैया ये सेल बुक करी, इसका आपने जीएसटी भरा, बाद में आपने 2 महीने बाद इसको रिटर्न दिखा दिया और इसका टैक्स क्रेडिट मांग लिया, और ऐसा बार बार हो तो मेरे लिए भी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आसान नहीं रहेगा और जो सामने वाली अथॉरिटी है वो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे सिनेरियो में जब मेरे पास सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, देखो थोड़े बहुत हो, 2-4 हो, इक्का दुक्का हो तो ठीक है, अपन चला लेंगे काम, लेकिन अगर यही 100-200 ट्रांजैक्शन हो तो फिर शायद ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं इसको माल भेजते समय ऑर्डिनरी सेल में बुक करूं और फिर उसमें से 60-70% माल वापस आ जाए तो मैं सेल रिवर्स करूं और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को जवाब देता फिरूं। इससे अच्छा यह है कि मैं अभी मेन बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही ना करूं, बल्कि मेन बुक्स में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करूं जब माल एक्चुअली बिक जाए। तो ये जो केस नंबर 2 और 3 है वो यही बोलता है कि अगर आपके सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं या न्यूमरस होते हैं, तो फिर उस केस में आप एक काम करिए, एक सपोर्टिंग डे बुक बना लीजिए, एक सब्सिडरी बुक बना लीजिए जिसका नाम होगा सेल्स और रिटर्न डे बुक, और इसमें प्राइमरीली इंफॉर्मेशन लिखते जाइए। अकाउंटिंग नहीं बोल रहा हूं, और ये हमारी मेन बुक्स का हिस्सा नहीं है, ये हमारी सब्सिडरी बुक है, मेमोरेंडम बुक है, यानी इसको जब हम कुछ लिख रहे हैं तो इसका इंपैक्ट हमारी मेन बुक्स में नहीं आएगा।
ये एक जो डे बुक है वो बड़ी डिजाइनदार तरीके से बनाई गई बुक है। इसमें 13 कॉलम होते हैं। कितने? 13 कॉलम होते हैं। अगर आप लेजर फोलियो के कॉलम हटा दो तो फिर उस केस में आपके कुल मिला के 3, 6, 9 और 1 10 कॉलम होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल स्पेशली डिजाइन रूल्ड बुक होगी और इसमें हम इंफॉर्मेशन फ्रीज करेंगे। यानी यहां पे हम जब लिख रहे हैं तो इसका कोई भी इंपैक्ट हमारी मेन बुक्स में नहीं आएगा। मेन बुक्स में अब अकाउंटिंग सिर्फ तभी होगी जब माल फाइनली अप्रूव हो जाएगा। तो मालिक, अब जो हमारी डिजाइन होगी जरा उसे देख लो। ये कुछ फॉर्मेट होगा हमारे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के डे बुक का। पहले 4 कॉलम, कॉलम नंबर 1 तारीख जिस दिन माल भेजा। पहला कॉलम में जो 4 कॉलम आ रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, यानी यहां पर एंट्री कब होगी? जब आपने माल भेजा। अगले 4 कॉलम काय के हैं? रिटर्न के। अगले 4 काय के हैं? अप्रूवल के। और भेजा माइनस रिटर्न माइनस अप्रूवल, और इन सब के बाद कुछ बचा तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो माल जिसका ना तो अप्रूवल आया और ना ही जिसका रिटर्न आया है। तो पहले 4 कॉलम जब माल भेजा एंट्री कर दी, तारीख, पर्टिकुलर किसको माल भेजा, उसका फोलियो नंबर और अमाउंट ऑफ सेल। तो अब अगर उसमें से कुछ माल वापस आ गया तो एंट्री होगी कॉलम नंबर 5 to 8 में। फिर से वही 5, डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर और अमाउंट। अब मालिक, जब मैंने माल भेजा तो क्या मैंने मेन बुक्स में एंट्री करी? तो आंसर आया सरकार बिल्कुल नहीं। तो जब हमने माल भेजते समय एंट्री नहीं करी तो वापस आते समय भी हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। यानी कॉलम नंबर 1 to 4 और 5 to 8 में अगर कुछ लिखा जा रहा है तो उसका कोई भी इंपैक्ट आपकी मेन बुक्स में नहीं आएगा। चलो सरकार, अब कॉलम नंबर 9, 10, 11 और 12 ये 4 कॉलम काय के हैं? अप्रूवल के। यानी भेजे गए कुछ माल में से अगर अप्रूवल मिल गया तो वो कॉलम नंबर 9, 10, 11 और 12 में आएगा। ठीक है, और यहां जितना सेल फाइनल होगा बस ये वाला अमाउंट हमारी मेन बुक्स में एज ए सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी याददाश्त के लिए ये डे बुक है जहां पर हम सब कुछ लिख रहे हैं। माल भेजा, इतना वापस आ गया, इतना अप्रूवल मिल गया, इतना अभी भी ग्राहक के पास पड़ा है। लेकिन मेन बुक्स में जो एंट्री होगी वो सिर्फ किस माल की होगी? जिसके लिए हमें फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। और सरकार, माल भेजा, रिटर्न आ गया या अप्रूव हो गया या दोनों नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कि इतनी सेल वैल्यू का माल, इतनी सेल वैल्यू का माल अभी भी हमारे ग्राहक के पास पड़ा है। तो इस माल को ईयर एंड पर हम अपनी इन्वेंट्री में शामिल करेंगे। लेकिन शामिल किस वैल्यू पे करेंगे? सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट पर? तो सर व्हिचएवर इज लेस पर। तो जनरली वो क्या होगी? कॉस्ट। तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस आई इसमें से आप प्रॉफिट माइनस करेंगे और जो बचेगा कॉस्ट, उस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर लेंगे और वही एंट्री करेंगे जो हमने पहले करी थी। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट, और यही वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी इन दी असेट साइड अंडर दी हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंट्री। अब एक बार फिर से हम ये पढ़ लेते हैं जो हमारे मॉड्यूल में लिखा है। व्हेन सच जनरल इज केप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड for recording transaction entered into on this basis। चलिए, when goods are sent out for sale on approval, entries are made only in column 1 to 4। अब अच्छा, इसमें भी जो कॉलम नंबर 3 है वो फर्जी है, फोलियो नंबर। ये कुछ जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पे तो एंट्री होनी नहीं है। फोलियो नंबर की असल जरूरत कब पड़ेगी? जब माल बिक जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट का हिस्सा है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, ऑल्दो रियल लाइफ में कोई नहीं लिखता। अब आगे देखें, द सेल प्राइस ऑफ गुड्स बीइंग एंटर्ड इन कॉलम नंबर 4। ठीक है मालिक, अब क्या होगा? अगर माल वापस आ गया तो एंट्री रिकॉर्ड होगी कॉलम नंबर 5, 6, 7, 8। यस, इफ गुड्स आर रिटर्न एंट्रीज आर मेड इन कॉलम नंबर 5 to 8, द प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न बीइंग एंटर्ड टू कॉलम नंबर 8। अब मजेदार बात यह है, ध्यान रखना है, एक बार मैं बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन 2 कॉलम्स में यानी 1 to 4 और 5 to 8 में जो लिखा जा रहा है उसका कोई भी नामो निशान मेन बुक्स में नहीं आएगा। सिर्फ मेन बुक्स में तभी रिकॉर्डिंग होगी जब वो कॉलम नंबर 9 to 12 में आ रहा है। और 9 to 12 क्या है? जब माल सामने वाली पार्टी ने अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, सेल फाइनल हो गई। चलो पढ़ते हैं। इफ द गुड्स आर रिटेन्ड बाय द कस्टमर, एंट्रीज आर मेड
इन कॉलम नंबर 9 to 12 और यही डिटेल अब हमारी मेन बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सर अगर ये तीनों नहीं हुए, माल भेजा ना वापस आया ना अप्रूवल मिली, तो ईयर एंड पर जो माल हमारे ग्राहक के पास बिना का पड़ा है वो आ जाएगा कॉलम नंबर 13 बैलेंस में, और आएगा काय पे, यहां आएगा सेलिंग प्राइस पर। लेकिन जब आप इसे मेन बुक्स में लिखोगे तो लिखोगे कॉस्ट पर। तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। पढ़ते हैं सरकार, द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट आउट बट नॉट सोल्ड और रिटर्न टिल द क्लोज ऑफ द ईयर इज एक्सटेंडेड टू कॉलम नंबर 13। The total of this column afterward will show the value of goods with customer at selling price। लेकिन जब हम मेन बुक्स में लिखेंगे तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। चलो और पढ़ते हैं। The balance amount is calculated as follows। सरकार ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा हो, पढ़ने का मन कर रहा हो तो पढ़ लेना। हम आते हैं एंट्री पर। तो एंट्री में पहला पॉइंट, जब माल भेजा तो मेन बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। जब माल वापस आया तो भी मेन बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। जब माल अप्रूव हो गया तो मेन बुक्स में एंट्री होगी, और एंट्री होगी कस्टमर या डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये हो गई एक एंट्री। और ईयर एंड पर कॉलम नंबर 13 में जो माल लिखा है वो क्या है, वो माल जो क्लाइंट के पास पड़ा है बिना बिका, हमारा है, हमारे राइट का है, हमारी लीगल ओनरशिप है उस पर, बस पोजीशन उसके पास है। तो पहले तो उसे आप कॉस्ट पर लाएंगे और कॉस्ट पर लाकर एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करेंगे, और वही एंट्री करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और मालिक ये हो गया आपका सेकंड केस कंप्लीट, जब ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं लेकिन फ्यू भी नहीं है और न्यूमरस भी नहीं है, यानी बीच का केस है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में सिर्फ एक डे बुक बनेगी और उस डे बुक में इस तरह से अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग नहीं बोल सकते, रिकॉर्डिंग होगी। और अकाउंटिंग काय की होगी, सिर्फ जब माल बिक जाएगा और उस माल के लिए जो नहीं बिकेगा और ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किया जाएगा। चलो सरकार, यस दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर। और लास्ट पार्ट क्या बोलता है, तो लास्ट पार्ट बोलता है मालिक देखो ऐसा है कि ना तो ट्रांजैक्शन कम है ना फ्रीक्वेंट है, बल्कि अपरंपार हैं, भर पल्ले से हैं, भयानक हैं, भयंकर हैं। जैसे मैं अमेजोन का एक रजिस्टर्ड ट्रेडर हूं और मेरे पास भर पल्ले से ऑर्डर आ रहे हैं, यानी मैंने अपना पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। मेरे बिजनेस का 80% माल ऐसे ही बिकता है। ऐसे मेरे बहुत सारे परिचित हैं जो इंदौर में ही कंप्यूटर्स का बहुत सारा काम पहले फेस टू फेस करते थे, दुकान लगा के बैठते थे। अब उनका दुकान से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अब तो दुकान पे ग्राहक आ गया तो ठीक है ले ले यार, नहीं तो मेरा माल तो अमेजोन पे बिक रहा है और भयंकर बिक रहा है। तो अब ऐसे व्यक्ति अपने मेन बुक्स के अलावा एक पूरा पैरेलल सेट क्रिएट करेंगे अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के लिए, क्योंकि अब वहां पर ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज्यादा भी नहीं, बहुत 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 ज्यादा हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे आईसीआई ने क्या सजेस्ट किया, ये लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो इनके लिए बोला गया कि साहब देखो, आप जो सेकंड मेथड में डे बुक बना रहे थे वो तो बनाओ और मेमोरेंडम लेजर भी बना लो। अब ये मेमोरेंडम लेजर काहे के बनेंगे, तो सरकार ये बनेंगे दो। एक बनेगा जनरल लेजर जो पूरे ट्रांजैक्शन की समरी लिखेगा, और उन्हीं ट्रांजैक्शन के जो इंडिविजुअल फैक्ट हैं वो जाएंगे इंडिविजुअल कस्टमर के खाते में। यानी एक पूरी पैरेलल सरकार चल रही है, सरकार यहां पे, यानी आपकी मेन बुक तो है ही और साथ साथ सपोर्टिंग बुक्स भी हैं, और उसमें पूरी पैरेलली जैसी अकाउंटिंग नॉर्मल होती है वैसी होगी। यानी यहां पर बनेंगे दो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, दो एक्स्ट्रा खाते। एक है डे बुक बिल्कुल वैसी, वही 13 कॉलम वाली, 4 4 4 और 1, और एक बनेंगे लेजर्स, और लेजर में बनेंगे दो मेजर खाते। एक जनरल लेजर जो बनेगा समरी बेसिस पर, और एक बनेगा इंडिविजुअल कस्टमर का खाता। बबीता जी, जेठालाल, चंपक और सब एक एक लाइन से सब आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टप्पू सेना हो, चाहे वो कोई हो, माधवी हो या बबीता जी हो या फिर उनके हस्बैंड हो, सबके इंडिविजुअल खाते और उनकी समरी, मतलब गोकुलधाम पूरा एक खाता। चलो मालिक पढ़ते हैं। When the business send goods numerously on sales और return, जो मैंने बोला एक बार अपन उसको ठप्पा लगा लेते हैं आईसीआई के शब्दों में। When transaction are numerous, a business maintain the following books. Number 1, sales और return day book,
एंड नंबर 2 सेल्स और रिटर्न लेजर कंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर, यानी बबीता जी, जेठालाल, सबके खाते, एंड द सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट, यानी गोकुलधाम अकाउंट. डे बुक is primary book which record all transaction, and from there these are entered in sales or return total account. It is important to remember that both are memorandum books, that is these records are not a part of regular books of accounts. पहले बोल चुका हूं कि भैया पैरेलली सरकार चलेगी. क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन अब बहुत सारे हैं, कुछ मिस ना हो जाए, नहीं तो अपनी लाखों की सेल ऐसे ही स्किप हो जाएगी. चलो सरकार, अब प्रोसीजर क्या है? तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अंडर दिस मेथड. आराम से शांति से सुनना, पहले मेरे सुनना, फिर अपन मॉड्यूल पढ़ लेंगे. जैसे ही मैंने माल भेजा तो डे बुक के कॉलम नंबर 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, यस, तो वहां पर अपन लिख देंगे और उसे लेके जाएंगे फिर लेजर में, और लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर के खाते में अमाउंट सेल का चढ़ा देंगे. फिर से सुनो मैंने क्या बोला. जब माल भेजा तो उसे मैं लिखूंगा पहले तो डे बुक के कॉलम नंबर 1 2 3 4, ओके, और फिर जाऊंगा इंडिविजुअल खाते में, अभी टोटल खाते में नहीं गया, इंडिविजुअल खाते में, और वहां पे सेल्स चढ़ा दूंगा. ठीक है सरकार. अब पढ़ लो. व्हेन गुड्स आर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस दे आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सेल्स और रिटर्न डे बुक. thereafter in the sales or return ledger all the customers are individually debited and the sales or return account is credited with the periodic total of sales और रिटर्न डे बुक. यानी इंडिविजुअल कस्टमर में तो आप एक एक अमाउंट लिखोगे और महीने भर में या क्वार्टर बेसिस पर जो इन खातों में जो टोटल अमाउंट डेबिट हुआ वो लिख दोगे कहां पे? सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट में. यानी इंडिविजुअल खाते में तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, बबीता जी का अलग, जेठालाल का अलग, बबीता जी का अलग, जेठालाल का अलग, चंपक चाचा का अलग, भिड़े का अलग. ठीक है. और महीने भर में जो कुल माल भेजा वो टोटल अमाउंट लिख देंगे सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट में. चलो, अब इसमें से कुछ वापस आने वाला है. हाँ सरकार, लो पढ़ते हैं. जब वापस आएगा तो डे बुक का कॉलम नंबर 5 6 7 8, यस, उसमें एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, पोस्ट करेंगे, पोस्ट भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पंच करेंगे. ठीक है. और फिर इंडिविजुअल खाते में रिकॉर्डिंग करेंगे कि इससे 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 वापस आ गया, और फिर महीने भर में जितना वापस आया उसको जोड़ेंगे और लिखेंगे काय में? सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट में. चलो पढ़ते हैं. When the goods are returned by the customer within the specified time, they are recorded initially in sales or return day book. Thereafter, in sales or return ledger, the sales or return account is debited with periodic total of the sales or return day book, and the individual customers are credited, और individual customer को credit कर दिया जाएगा. The above mentioned records are all memorandum. बार बार मत बोलो, हमें पता है, क्योंकि हम मेन बुक्स में तो एंट्री तभी करेंगे जब एक्चुअल में माल बिक जाएगा. तो दे ऑल आर मेमोरेंडम एंड हेंस कैन नॉट फाइंड अ प्लेस इन द रेगुलर बुक्स. अब क्या? तो सरकार अब आएगा वो एक्सेप्टेंस वाला कॉलम, यानी कॉलम नंबर 9 10 11 एंड 12. जब कस्टमर अप्रूवल दे देगा तो फिर से डे बुक के कॉलम नंबर 9 to 12 में एंट्री हो जाएगी. और यहां जो हमारे वो जो मेमोरेंडम बुक बन रही है, जो मेमोरेंडम मतलब फर्जी खाते बन रहे हैं, वहां पे भी एंट्री करेंगे इंडिविजुअली, और उसका टोटल जो मंथ का आएगा वो लिख देंगे सेल्स रिटर्न टोटल अकाउंट में. ठीक है सरकार. तो पढ़ते हैं. व्हेन द बिजनेस रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज सेल एंड रिकॉर्डेड इन सेल डे बुक. Periodically, the total of sales day book is credited to sale account and debited to individual customer account. यानी इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में हमने जो ओरिजिनल एंट्री करी उसका टोटल सेकंड प्रभाव देने के लिए सेल्स और रिटर्न जो लेजर बनेगा टोटल, वहां पर एंट्री आएगी. अब मैंने जेठालाल को, बबीता जी को, चंपक चाचा, इन सबको जो डेबिट करा उन सबका टोटल जोड़ना और इसे कहां लिखना? सेल्स और रिटर्न अकाउंट टोटल में क्रेडिट. जब इनसे माल वापस आया तो डेटर खाता क्रेडिट होगा, तो सेल्स और रिटर्न टोटल खाता डेबिट होगा. जब माल अप्रूव हो जाएगा तो ये मेमोरेंडम बुक थी, तो यहां से रिवर्स करेंगे ताकि हम मेन बुक्स में एंट्री कर सकें. बार बार सुन लो दोस्त, हम ये जो भी एंट्री कर रहे हैं वो सब मेमोरेंडम बुक में कर रहे हैं. मेन बुक्स में एंट्री कब करेंगे? जब माल फाइनली
अप्रूव कर लिया जाएगा। तब हम अपनी मेन बुक्स में बकायदा सेल और डेटर खाते में एंट्री पास करेंगे। नाउ आगे पढ़ते हैं। टू कैंसिल द अर्लियर एंट्रीज इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट आर क्रेडिटेड एंड सेल और रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड। यानी जो सेल्स और रिटर्न अकाउंट है ये सेकंड प्रभाव देने के लिए बना खाता है। अगर मैंने डेटर खाता डेबिट करा तो यहां पे क्रेडिट होगा, जब मैंने डेटर खाता क्रेडिट करा तो ये खाता डेबिट होगा। तो इंडिविजुअल डेटर का जो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होगा बिल्कुल उसका टोटल सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यही बस हमारा क्रॉस चेक होगा कि हमने सही किया है या गलत किया है। अब आगे देखें। द एंट्रीज फॉर द अप्रूव्ड गुड्स आर शोन बिलो। ये एंट्री है फर्जी अकाउंट में यानी मेमोरेंडम अकाउंट में, और ये एंट्री होगी मेन बुक में। यहां पर एंट्री रिवर्सल की होगी, यानी माल वापस आया तो भी वही एंट्री होगी और माल अप्रूव कर लिया तो भी मेमोरेंडम बुक में वही एंट्री होगी, क्योंकि आपको वो ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम बुक से हटाना है और मेन बुक में लाना है। तो जब मैंने मेन बुक में एंट्री करना है तो एंट्री होगी डेटर टू सेल, और मेमोरेंडम बुक में एंट्री होगी इसका उल्टा। और उल्टा क्या होगा? सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। अब मालिक माल भेज दिया, वापस आ गया, अप्रूव कर दिया, और अगर वापस भी नहीं आया और अप्रूवल भी नहीं आया तो क्या होगा? ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और उसके लिए डे बुक का कॉलम नंबर 13, डे बुक का कॉलम नंबर 13, और यहां पर जो इंडिविजुअल खाते बनाए थे मेमोरेंडम बुक में उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको जोड़ोगे तो यही अमाउंट एग्जैक्टली जो टोटल खाता बनाया यानी सेकंड प्रॉब्लम का खाता बनाया उसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा। भाई डेटर के इंडिविजुअल खाते का डेबिट बैलेंस और उसका टोटल जोड़ा तो वही अमाउंट टोटल खाते का क्रेडिट बैलेंस आएगा। चलो पढ़ते हैं। एट द ईयर एंड इन द सेल्स और रिटर्न लेजर द सम of debit balance of individual customer account must be equal to credit balance of the sale और return account। अब जैसे इंडिविजुअल खाते में जेठालाल का 10,000 का डेबिट बैलेंस है, फिर पोपटलाल का 5,000 का है, टप्पू सेना का 20,000 का है, तो इन तीनों का जो टोटल अमाउंट आएगा ठीक उतना ही सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, यानी 35,000। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स विद कस्टमर इन द फाइनल अकाउंट द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड। मालिक फाइनल अकाउंट में तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा और यहां जो भी आएगा वो सब सेलिंग प्राइस पर आएगा। तो चलो देखते हैं मेन बुक्स में एंट्री क्या होगी। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सरकार ये तो वही एंट्री है। हाँ, तो ये एंट्री तो हर केस में आएगी, चाहे वो पहला केस हो, चाहे दूसरा केस हो, चाहे ये तीसरा केस हो। और ये एंट्री आएगी काय पे? तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पर। ठीक है सरकार। इन शॉर्ट, अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड इन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। तो इन शॉर्ट, अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड इन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। स्वाभाविक बात है, जब माल बिका तब तो एंट्री करेंगे। और एट ईयर एंड इफ इन्वेंट्री इज लाइंग विद द कस्टमर फॉर पेंडिंग अप्रूवल। और मालिक मॉड्यूल के अनुसार ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। अब इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करे तो अभी जितनी मैंने आपसे बकवास करी वो सब हवा में उड़ जाएगी। तो इसके लिए हम मॉड्यूल के ही क्वेश्चन को रेफर करते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे।